तो वेक्टर के अंदर हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने वेक्टर के सबसे पहले वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, फिर वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है वो देखा। मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर, फिर ट्राइंगल्स लॉ, पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इस तरह से हमने वेक्टर कंप्लीट किया। अब आज कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा ये, एज पर जैसे नीट के में सवाल आते हैं तो थोड़े लेवल के ही आते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही लेवल रहने वाला है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे। अगर इन क्वेश्चंस को ही आप बहुत अच्छे से समझ लेते हो तो जो आपको शीट दिया जाता है, जो बुक दिया जाता है, उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस पार्ट में कवर हो जाएंगे। इसमें आसान से मुश्किल सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये केवल इतने क्वेश्चंस भी आप वेक्टर के कर लोगे तो मेरे ख्याल से इससे बाहर नीट में कोई सवाल मुश्किल है जाना। इसी तरह के पैटर्न का होगा, या तो डेटा चेंज होगा या फिर इसी तरह के कोई लॉजिक का सवाल होगा। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। देखो, पहला सवाल है कि अगर किसी वेक्टर को, यहाँ पे नीचे आंसर दिया हुआ है लेकिन मैं उस आंसर को थोड़ा सा हटा दूंगा एक बार के लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है कि किसी वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, -2 से, आर्बिट्री नंबर है -2, ये कौन सा हो गया, स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना वेक्टर के साथ, तो क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल बी डबल्ड एंड डायरेक्शन विल बी द सेम। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल बी डबल्ड एंड डायरेक्शन विल बी अपोजिट। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ द अबव। बताओ क्या होगा। हाँ, -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। बी आंसर। क्यों, नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्या बात है, बहुत ही सही आंसर दिया। बाकी हो गया, सही है ना, सही बैठ जाए एक तो, सही बैठ है। तो कितना होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो, और माइनस है इस वजह से क्या होगा, डायरेक्शन भी अपोजिट। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल बी डबल एंड डायरेक्शन विल बी अपोजिट। बिल्कुल सही आंसर, बी ऑप्शन। समझ में आई बात। आसान सवाल है, ट्रिकी है, क्योंकि मैंने आपको स्केलर वाले पॉइंट में लिखाया था कि वो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, डायरेक्शन कोई चेंज नहीं आता, लेकिन वो स्केलर क्या हो, पॉजिटिव क्वांटिटी हो तब। लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर अपोजिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वो सीधी सी बात है, समझ में आई बात। तो उसको ऐसे, मतलब मैंने वो पॉइंट लिखा है, वो पॉजिटिव कोई वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई करते हो तब है ना। नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो अपोजिट होगी डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में जाते हैं। नेक्स्ट देखो सवाल है कि अगर आपका 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप अगर एक यूनिट वेक्टर है, तो ये जो सी है, जो के का कोफिशिएंट है के कैप का, उसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें आपको पेन चलाना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर कौन होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर कौन होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। देखो सोचो क्या करोगे, मैग्नीट्यूड कैसे आता है, जब आई कैप जे कैप और के कैप पे दे रखा हो तो। अगर कोई आई कैप जे कैप के कैप में वेक्टर दे रखा हो तो मैग्नीट्यूड कैसे आता है, रूट में, है ना। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, जो एक्स स्क्वायर है 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा मैग्नीट्यूड होता है। और यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आप अपने नोट्स में उतार लीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा था। हालांकि ये आपको वीडियो के नीचे जो लिंक होगा उसमें पीडीएफ अवेलेबल रहेगा, कभी भी आप नोट्स को रिवाइज करो तो कर सकते हो, है ना।
तो इक्वेशन हमारी बन गई, रूट में इन सभी का स्क्वायर एडिशन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। आज तुम्हारी बोनी तो ठीक हो गई है। तो रूट में इन सभी के स्क्वायर रूट का एडिशन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखो सी के लिए सॉल्व कर लो, इक्वेशन बन चुकी है, सॉल्व करो क्या आंसर आएगा। रूट को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो वो क्या रहेगा, 1 ही रहने वाला है। कौन सा आंसर आ रहा है, डी आ रहा है पक्का, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होंगे। 0.5 का स्क्वायर कितना होगा, 0.0.25, 0.8 का 0.064 प्लस सी स्क्वायर है, और ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा इधर, ये रूट इधर आता है तो क्या रहता है, रूट उस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, तो 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करें। अब 0.89 बोल रहे थे तुम, कैसे आएगा, इम्पॉसिबल सा है। देखो 0.25 और 0.64 कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन। बाकी भी निकालो कितना आ रहा है बताओ, 0.25 और 0.64 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.89 प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1। कौन सा आंसर आ रहा है, क्या ए ऑप्शन नहीं आ रहा। अब सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 1 में से क्या घटाओगे, 0.89 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 0.89 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, 0. क्या 11 नहीं आएगा, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 0.11, ये आंसर आ जाएगा। बताओ सही है या नहीं, कौन सा ऑप्शन सही आया, ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। धैर्य, पेशेंस से सही आंसर निकालना है, ठीक है। आगे बढ़े, इसको नोट कर लेना अपने नोट वाले में, नोटबुक में नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो ये देखो क्वेश्चन हो गया सिंपल सा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ वेक्टर -3i कैप प्लस 5k कैप एंड आई कैप -3j कैप एंड -a k कैप आर इक्वल वेक्टर्स, क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं, तो ए की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी पक्का। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अगर दो इक्वल वेक्टर है तो क्या होना चाहिए, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ, तो -a किसके बराबर हो गया, +5k, या फिर a किसके बराबर हो जाएगा, -5k। तो क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आई बात, डी, सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़े, नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल सिंपल से सवाल से उठते हुए अपन कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सवाल की तरफ जाएंगे। द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच वेक्टर में बी पैरेलल, यहां पर ये और ये, इसमें a और b में x और y की वैल्यूज क्या हो कि ये दोनों पैरेलल हो। देखो पैरेलल वेक्टर के लिए आपको मैं एक, देखो ये सवाल थोड़ा करने के लिए पैरेलल वेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उसको थोड़ा ध्यान से समझना।
ये सवाल भी डिस्कस हो जाएगा और एक तरह की थ्योरी भी डिस्कस हो जाएगी। यहाँ पे दो मान लो पैरेलल वेक्टर है अपने, दो पैरेलल वेक्टर लिए मैंने इस तरह से, ये क्या है, ए और बी, दो पैरेलल वेक्टर है, ऐसा ले सकते हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है मान लीजिए और ये वेक्टर क्या है, बी। दो पैरेलल वेक्टर ले लिए अपन ने। अब देखो ये दोनों पैरेलल वेक्टर जो है ना, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि जो बी वेक्टर है उसको मैं अगर ए के ऊपर ले आऊं तो ए की और बी की डायरेक्शन क्या है, सेम है ना। तो ए और बी की डायरेक्शन सेम है, तो ए में, वेक्टर ए में क्या करूं मैं, किसी अगर लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कभी उसको बी के बराबर किया जा सकता है? क्योंकि देखो स्केलर क्वांटिटी का किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होता है पर डायरेक्शन चेंज है। मान लो कोई लैम्डा पॉजिटिव वैल्यू है, उसका मैंने ए के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अगर ए और बी की डायरेक्शन सेम है तो ऐसा कोई लैम्डा होगा जिसको ए से मल्टीप्लाई करने पर लैम्डा टाइम्स ए किसके बराबर आ सकता है, बी के। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। ऐसा हो सकता है ना भाई। लैम्डा का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, खाली ए का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर सकते ना। अब ए और बी ये क्या बोल रहा है, पैरेलल वेक्टर है। क्या है ये, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या, ए में कोई ऐसा हमने लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी आर्बिट्री कुछ भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट लैम्डा है उसको मल्टीप्लाई किया, तो ए में मल्टीप्लाई करके उसको किसके बराबर किया जा सकता है, बी के बराबर किया जा सकता है ना। ये आप ध्यान रखना, कंडीशन फॉर टू पैरेलल वेक्टर है। ये क्या है, कंडीशन फॉर टू पैरेलल वेक्टर है ना। पैरेलल वेक्टर का मैंने डेफिनेशन वाइज बताया था, लेकिन उसमें ये चीज नोट कर लेना, कंडीशन फॉर टू पैरेलल वेक्टर, कंडीशन फॉर टू पैरेलल वेक्टर, ये दो वेक्टर के पैरेलल होने की कंडीशन है। ये कंडीशन फॉर क्या है, टू पैरेलल वेक्टर है। अब देखो, जैसा कि इस कंडीशन में हमें समझ में आ रहा है, उसी का ही यूज करते हुए क्वेश्चन में मैं ए और बी दोनों की वैल्यू रख दूं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ए, यानी कि लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है, 6 आई कैप प्लस एक्स जे कैप माइनस में 2 के कैप। ये बराबर होना चाहिए किसके, बी के। बी कितना, 5 आई कैप माइनस में 6 जे कैप माइनस में वाई के कैप के बराबर होना चाहिए ना। ऐसे एज इट इज वैल्यू रख दी मैंने। लैम्डा का अंदर देखो मल्टीप्लाई करता हूं तो लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 6 लैम्डा आई कैप प्लस एक्स लैम्डा जे कैप माइनस में 2 लैम्डा के कैप, ये बराबर होना चाहिए 5 आई कैप के माइनस में 6 जे कैप के और माइनस में वाई के कैप के। बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब दोनों अगर इक्वल वेक्टर है तो इसका आई इसके आई के साथ बराबर होगा, इसका जे इसके जे के साथ बराबर होगा और इसका के का फैक्टर इसके के के फैक्टर के बराबर होना चाहिए। बताओ, तो इसका मतलब मैं 6 लैम्डा को किसके बराबर कर दूंगा, 6 लैम्डा को किसके बराबर किया जा सकता है, 6 लैम्डा बराबर किसके हो जाएगा, 5 के। आई का कोफिशिएंट क्या है इधर, 5, इधर आई का क्या है 6 लैम्डा। तो 6 लैम्डा किसके बराबर है, 5 के। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 5/6 आ गई। तो पहला हमारे पास एक वैल्यू आया लैम्डा का खाली, है ना। अब देखो जे वाले कोफिशिएंट को बराबर करके बताओ क्या आ जाएगा, एक्स लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, -6 के बराबर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब लैम्डा की वैल्यू ऊपर से रख देता हूं, x टाइम्स 5/6 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 36 डिवाइडेड बाई 5। तो x की वैल्यू माइनस का 36 डिवाइडेड बाई 5 किस में है, बी ऑप्शन में ही है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। y की वैल्यू और निकाल लेते हैं, तो y का ये माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, -2 लैम्डा के। तो -2 लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस वाई के, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 लैम्डा। लैम्डा कितना, 5/6। तो ये कितना हो जाएगा, 5/3।
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 36 डिवाइडेड बाय 5। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है ना, कि दो पैरेलल वेक्टर अगर हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी, उस कंडीशन को यूज करके हम क्या कर रहे हैं इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए ये समझ में आया, ये कंडीशन कैसे बनाया मैंने। भाई 5 का पहाड़ा है, 5 10 15 20, तो 20 को क्या लिख सकते हैं 5 × 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो 5 की सीक्वेंस है। तो ए वेक्टर अगर बी की डायरेक्शन में है तो ए में किसी लैम्डा का ऐसा मल्टीप्लाई करके उसको बी के जैसा बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भाई लैम्डा क्या है, कोई एक ऐसे ही कोई स्केलर पॉजिटिव क्वांटिटी है लैम्डा, है ना। तो उसे अगर ए से मल्टीप्लाई कर दे हम तो कैसे ही करके वो बी बन ही सकता है, क्यों, क्योंकि ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन क्या है सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है मे बी पैरेलल वेक्टर। क्या दिया हुआ है मे बी पैरेलल वेक्टर। समझ में आया सवाल, अच्छा सवाल है, इसको भी आप अपने नोट में कॉपी में नोट कर लेना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब देखो वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन लेते हैं। ये तो टाइप ऑफ वेक्टर के थे, अब वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एंड एंगल अल्फा विद ए एंड बीटा विद बी, तो अल्फा क्या बीटा से हमेशा बड़ा होगा, अल्फा क्या बीटा से छोटा होगा अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से कम है, तो अल्फा बीटा से कम होगा अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा है, अल्फा बीटा से कम होगा और ए अगर बी के बराबर है। तो देखो दो वेक्टर ए और बी ले लेते हैं अपन, आपको सॉल्व करना है, मैं तो खाली डायग्राम बना रहा हूँ, सॉल्व आपको ही करना है। ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ए और बी है, ए है, और ये वेक्टर कोई बी है, और जो हमारा रिजल्टेंट है मान लीजिए ये रिजल्टेंट हो गया इन दोनों का, जो रिजल्टेंट है ये एंगल बना रहा है ए के साथ तो अल्फा और बी के साथ क्या बना रहा है बीटा। तो अल्फा और बीटा में अल्फा ज्यादा कब होगा कम कब होगा, उसकी क्या कंडीशन होगी बताओ, जो ऑप्शन दे रखे हैं उससे सोचिए। अल्फा और बीटा बराबर कब होते हैं, ये रिजल्टेंट जो है हमारा ये बीचों बीच में से कब निकलता है, जब ए और बी दोनों बराबर हो तब ना, तब ये क्या होंगे अल्फा और बीटा दोनों बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ कि अल्फा कब ज्यादा होगा बीटा कब ज्यादा होगा, अल्फा कब ज्यादा होगा, ये कब ज्यादा होगा जब रिजल्टेंट का झुकाव किसकी तरफ होगा बी की तरफ ना। अल्फा कब ज्यादा होगा बीटा से, अल्फा ज्यादा बीटा से कब होगा जब रिजल्टेंट का झुकाव किधर किधर होगा बी की तरफ, यानी कि बी ज्यादा पावरफुल है, तभी तो बी अपनी तरफ ले जाएगा ना ऑब्जेक्ट को। भाई ये चल क्या रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको ए भी खींच रहा है और बी भी खींच रहा है, और बी की तरफ हमारा रिजल्टेंट कब ज्यादा होगा जब बी की ताकत ज्यादा होगी, बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो अल्फा बीटा से ज्यादा कब होगा जब बी क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा ए से ज्यादा, और अल्फा बीटा से कम कब होगा जब बी क्या होगा कम होगा ए से। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन, ए तो गलत हो गया, ऑलवेज तो कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। दूसरा ऑप्शन अल्फा लेस देन बीटा कब, जब ए लेस देन बी हो, नहीं ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बी। तो सी ऑप्शन अपना सही है ना, सी ऑप्शन समझ में आया, समझ में आया कैसे है अल्फा और बीटा। भाई ये रिजल्टेंट बी की तरफ कब झुकेगा, अल्फा ज्यादा कब होगा जब बी का मैग्नीट्यूड ए से ज्यादा हो जाएगा, बस इतना सा हमें समझना है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इस सवाल। ठीक है, लॉजिकल सवाल है, एनालिटिकली सोचते हुए करना है ये सवाल। और अल्फा बीटा के बराबर कब होता, जब ए बराबर बी होता। ये तीनों कंडीशन लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे, कि अल्फा और बीटा बराबर हो जाएगा कब, जब ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा।
क्योंकि उस केस में क्या आ जाता है, बीचों बीच में से ज्यादा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है उस केस में, ना तो ए की सुनता है ना बी की सुनता है, कि तुम दोनों को राजी रखता हूँ, तुम दोनों के बीच में से गुजर जाता हूँ। कब, जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तब। नोट कर लिया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल, अगर a प्लस बी बराबर सी है और दे रखा है कि a और, देखो ये तो दे रखा है कि a और b का वेक्टर एडिशन वेक्टर c के बराबर है, और क्या दे रखा है कि a और b को जब मैग्नीट्यूड वाइज भी ऐड करते हो वो भी किसके बराबर आता है, c के बराबर आता है। तो बताओ a और b के बीच में एंगल क्या है, a और b के बीच में एंगल क्या है? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। आपको क्या दे रखा है कि a वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर है, यानी कि इन दोनों का वेक्टर एडिशन सी के बराबर है, और साथ साथ में क्या दे रखा है, ए प्लस बी जो है वो भी सी के बराबर है। तो एंगल कितना है दोनों के बीच में? 0। कैसे? हम्म दो वेक्टर का डायरेक्ट एडिशन रिजल्टेंट के बराबर कब होता है? जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो भाई। रिजल्टेंट आर बराबर ए प्लस बी कब आया था? 90 पे। 5 प्लस 10 कब हुआ था? 15। जब 5 और 10 के बीच में एंगल क्या था? 0 था, तभी हुआ था ना, याद है नहीं? भाई दो वेक्टर डायरेक्टली ऐड, उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड करके रिजल्टेंट के बराबर कब आता है? जब उनके बीच में क्या हो, एंगल 0। तो क्या आंसर आ जाएगा? कौन सा आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन। समझ में आया? भाई मैंने जब आपको ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझाना शुरू किया तो मैंने बताया कि 5 इधर है 10 इधर है, तो 5 प्लस 10 कितना हो गया? 15। ये कब होता है? जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो। अच्छा इसकी मैथ्स भी कर सकते हैं अपन, मैथ्स करके बताऊं मैं। जो सी है हमारा रिजल्टेंट वो किसके बराबर होगा? क्या, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर नहीं होगा? होगा ना। इस सी को रख सकता हूं मैं a प्लस बी, लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये इक्वेशन बन जाएगी। इस रूट को इधर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए ए बी बी कैंसिल, यानी कि 2ab बराबर किसके आ रहा है? 2ab कॉस थीटा के बराबर आ रहा है। 2ab से 2ab कैंसिल, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। ये मैथ्स हो गई इसकी। पर इंट्यूशन से भी तो अपन को सॉल्व करना ही आता ही है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड होकर रिजल्टेंट के बराबर कब होता है? जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो? 0 डिग्री। तभी तो होता है। 5 प्लस 10 15 कब होता है? जब 5 और 10 न्यूटन के दोनों फोर्सेस 0 पे लग रहे थे। बहुत ही साधारण सा आसान सा सवाल है, पर क्रिएटिव क्वेश्चन है, इंट्यूटिव क्वेश्चन है। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन क्या है कि P प्लस क्यू वैक्टर R के बराबर है, मतलब P और Q का रिजल्टेंट R वेक्टर है। P का मैग्नीट्यूड दे रखा है, Q का भी मैग्नीट्यूड दे रखा है, दोनों बराबर है कितना? √3। और R का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो P और Q के बीच में एंगल कितना होगा? ठीक है, P और Q के बीच में एंगल कितना होगा ये पता लगाना है। और अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने जो किया था ना, रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला लिखा था रूट में, तो इसमें आप आर की वैल्यू क्या रख सकते हो? रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो उस कॉस थीटा से थीटा आएगा। ट्राई करके देखो।
क्योंकि आर वेक्टर क्या है, पी और क्यू का रिजल्टेंट ही तो है। तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। पी क्यू आर सब दे रखा है, तो cos थीटा निकालना है। बताओ कितना आया। आया आंसर। सॉल्व करो, सही कर रहे हो। वैल्यू रख दो। भाई आर बराबर किसके हो जाएगा, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। आर की वैल्यू क्या दे रखी है, 3। पी की वैल्यू √3, √3 का स्क्वायर 3, क्यू का स्क्वायर 3, 2 इंटू √3 3 cos थीटा। सॉल्व कर लीजिए इसको, रूट को उधर लेके जाओगे, ये हो जाएगा 9। 9 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 cos थीटा। क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आया, cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 30। cos थीटा कितना आया, 1/2 कब होता है, थीटा जब कितना हो 60 ना, तो 60 के लिए कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर है पाई के टर्म्स में 60 डिग्री वाला, पाई/3। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। होगा नहीं होगा। तो यहां से देखो 9 में से 6 गया, 3 इज इक्वल टू 6 cos थीटा, या फिर cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई/3 के। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इक्वल टू 0। इनमें से किन का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। 10 10 10 न्यूटन के 3 हैं, तो क्या इनको मिला के हम 0 बना सकते हैं क्या, मतलब नेट हमारा क्या है 0। ये 10 और 10 ऐसे लगे कि कोई 10 रिजल्टेंट आ जाए, उस 10 को ये 10 कैंसिल आउट कर दे, तो क्या हो सकता है 0 हो सकता है। ये 10 और 10 रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनाए कि वो 25 को नेग्लेक्ट कर दे, क्या ऐसा हो सकता है। या फिर ये 10 और 10 कुछ ऐसा बनाए कि 35 को खत्म कर सकें, क्या ऐसा हो सकता है। या फिर नन ऑफ दीस, कौन सा आंसर सही होगा, हाँ ए वाला होएगा ना। भाई ये 10 और 10 120 पे चले जाए, तो रिजल्टेंट कितना आया 10, उस 10 को ये 10 खत्म कर सकता है, तो ए ऑप्शन हो सकता है। बाकी क्यों नहीं हो सकते, ये और 10 10 मिलके क्या बना सकते हैं, मैक्सिमम कितना बना सकते हैं 20। वो 20 इस 25 को तो कभी भी कैंसिल आउट कर ही नहीं सकता। और ये 10 और 10 मिलके मैक्सिमम कितना बना सकते हैं 20, ये 20 35 को भी। तो बी और सी नहीं हो सकते, केवल ए ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आई बात, आसान सवाल है, सिंपल सा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो व्हाट इज एंगल बिटवीन ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर अगर हो, तो ए प्लस बी वेक्टर
और ए माइनस बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल क्या होगा? एंगल निकालना हो दो वेक्टर के बीच में तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं? कौन सा यूज करते हैं? डॉट प्रोडक्ट ना। तो आप क्या करो, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करके देखो, देखो फिर क्या आता है। डॉट प्रोडक्ट ना करके आप चलो कुछ सोचिए, कुछ होगा देखो इसमें। डॉट प्रोडक्ट तो अभी बाद में आएंगे सवाल, इसमें वेक्टर एडिशन वाला ही कुछ लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। ए प्लस बी के बीच में और ए माइनस बी के बीच में एंगल क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी को डिनोट करके देख लेते हैं। जैसे ये वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर मान लो बी है, तो ये नीचे वाला क्या हो जाता है? माइनस बी। इधर वाले को क्या बोल देते हैं? माइनस बी हो जाता है ना। तो हमारा जो रिजल्टेंट आता है ए प्लस बी, ये तो आ जाता है ए प्लस बी, और ये क्या आ जाता है? ए माइनस बी। देखने से क्या लग रहा है? 90 जैसा कुछ लग रहा है देखने से खाली, फिर भी आप अपन को निकालना है। ये तो देखो है आपका वेक्टर ए, ये वेक्टर है आपका बी, ये रिजल्टेंट हो गया ए प्लस बी वाला, और ये माइनस बी वेक्टर होता है, तो ये कौन सा हो जाता है? ए माइनस बी वेक्टर वाला। अब देखो दिमाग लगाइए कैसे करोगे इस सवाल को। देखो डॉट प्रोडक्ट वाले से बिल्कुल किया जा सकता है इसको, डॉट प्रोडक्ट से करें, जैसे मैंने बताया था दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट करना बढ़िया रहता है। रहता नहीं रहता? बोलो। तो डॉट प्रोडक्ट वाले से देखो कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए दोनों के बीच में जो एंगल है वो है कोई फाइव, कितना है? फाइव एंगल है, ठीक है। फाइव एंगल है, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इन दोनों के बीच में देखो डॉट प्रोडक्ट करता हूं, ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है। दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आती है। जस्ट चेक करें। देखो ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या दे देगा? ए स्क्वायर। क्या दे देगा? ए स्क्वायर। ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मान लो ये हो जाएगा माइनस का ए डॉट बी। फिर बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या दे देगा? प्लस का बी डॉट ए। फिर बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या दे देगा? माइनस का बी स्क्वायर। ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब ए स्क्वायर क्या होगा? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या है? ए और बी क्या दे रखे हैं? बराबर, यानी कि दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? दो वेक्टर जिनके बीच डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो उनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा? क्या 90 डिग्री नहीं हो जाएगा? समझ आई बात? तो ये हमारा हो गया क्या? एंगल 90 डिग्री। समझ आया बात? तो जब भी आपको एंगल के लिए निकालना हो, मैंने बताया ना आपको, एंगल निकालना हो तो क्या यूज करते हैं? डॉट प्रोडक्ट का काम में लेते हैं। तो यहाँ पे फाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये रिजल्ट आप याद रख सको तो रख भी लेना कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है तो उनके लिए उनका जो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होता है? 90 डिग्री। समझ में आया? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है, दोनों वेक्टर एक दूसरे का क्या है? परपेंडिकुलर है।
बताओ, समझ में आया? नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन आपकी नोटबुक के लिए। नेक्स्ट देखो, सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का रेशो जो है वो 1 के बराबर है, तो ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा? ये क्या कहना चाहता है, देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, जब ए और बी को ऐड करें तो उसका मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय ए और बी को जब सब्ट्रैक्ट करें उसका मैग्नीट्यूड, उसका रेशियो 1 है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर। यही तो कह रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। अगर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो तो ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, है ना? आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे क्या लगा दो, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सॉल्व करके देखो, आंसर आ जाएगा। हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। हम्म हम्म आया कुछ, बन जाएगा। cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और इसका कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस, ये होगा, रूट दोनों का हटा दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये माइनस 2ab इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 4ab cos थीटा हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब ए बी तो 0 होने से रहा, 4 0 होने से रहा, तो 0 कौन होएगा, cos थीटा 0 होएगा ना। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो थीटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बताओ कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ जाएगा। बढ़िया सवाल है, सिंपल सा सवाल है, सी ऑप्शन इज करेक्ट है या नहीं? देखो 2ab और -2ab को तो लेकर तो कितना हो गया, 4ab cos थीटा बराबर 0, cos थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी, π/2 के बराबर। ओके, आगे बढ़े। हम्म नेक्स्ट सवाल की तरफ देखो, बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q इज r, यानी कि p प्लस q दे रखा है, p वेक्टर प्लस q वेक्टर किसके बराबर है, r वेक्टर के। इफ द वेक्टर q इज रिवर्स्ड देन रिजल्टेंट बिकम s, यानी कि p माइनस q वेक्टर, q को रिवर्स कर दिया तो q क्या हो गया, तो रिजल्टेंट क्या बन जाता है, s वेक्टर। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्राइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर है, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्राइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर है, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, मतलब हमें आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इन तीन ऑप्शंस में क्या करवा रहा है, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को ऐड करवा रहा है ना। अब देखो
आर स्क्वायर देखें तो आर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो पी और क्यू के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और यहां पे एस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बताओ। अब आप देखो कौन सा आंसर सही होगा, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन, हमको क्या ऐड करना है, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर करना है, कौन सा आंसर आ जाएगा। ये क्या दोनों कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, कौन सा ऑप्शन बच जाएगा, कौन सा, बी ऑप्शन। भाई आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, डब ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। इफ थ्री फोर्सेस F1 दे रखा है, आई कैप जे कैप 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 की फॉर्म में, F2 और F3 दे रखा है, आर एक्टेड ऑन ए बॉडी, देन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज अलोंग एक्स वाई जेड इन इंटरमीडिएट फॉर्म। कैसे, ये कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, F। जितने भी वेक्टर दे रखे हैं उनको क्या करोगे, ऐड कर दोगे ना, वही तो क्या होता है रिजल्टेंट। मैंने आपको रेजोल्यूशन फॉर्म में ऐड करना सिखाया है, फटाफट ऐड करके देखो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर आ रहा है, डी। नहीं 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 नहीं, डी आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल सही, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। क्या आ रहा है रिजल्टेंट, जीरो आ रहा है ना, रिजल्टेंट क्या आ रहा है, देखो तीनों को ऐड करते हो तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3i कैप माइनस का 3i कैप कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 4j कैप प्लस का 4j कैप कैंसिल आउट, प्लस का 5k कैप माइनस का 5k कैप कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आएगा, जीरो। जीरो वेक्टर जो होता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो क्या होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आया बात, ठीक है, आसान सा सवाल है। नेक्स्ट देखो सवाल लेते हैं, सवाल है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, दिमाग लगाइए। पहले तो आपको रिजल्टेंट निकालना है, फिर उस रिजल्टेंट का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। दो अगर आई कैप जे कैप के फॉर्म में दे रखे तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, दोनों को ऐड कर दो, वेक्टर एडिशन दोनों का, रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालो, आई कैप जे कैप के फॉर्म वाला, सोचिए दिमाग लगाइए, ये आप पे छोड़ता हूँ, इसका आंसर आपको निकालना है। बताइए, भाई रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन, वही क्या होता है उसका रिजल्टेंट। पूरा ट्रायंगल स्लो वेक्टर एडिशन इसी के बारे में बताया ना आपको कि भाई रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर वो क्या है, वेक्टर ए प्लस बी ही तो है, तो दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, माइनस का 2i प्लस का i यानी कि माइनस का आई कैप, प्लस का 3 प्लस का 2 यानी कि 5 जे कैप, माइनस का k माइनस का 4k यानी कि माइनस का 5k कैप। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आया। पहले तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन है ना, और रेजोल्यूशन फॉर्म में दे रखा हो तो क्या करोगे, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
और एडिशन में क्या करोगे, ऐड करोगे, तो दोनों को ऐड कर दिया, है ना, समझ में आई बात। अब इस रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि आर कैप निकालना है, तो आर कैप कैसे निकालोगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसमें उसके किसका डिवाइड कर दोगे, मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दोगे। तो वेक्टर तो हो गया माइनस में आई कैप, प्लस में 5 जे कैप, माइनस में 5 के कैप, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो गया 25 प्लस 25 50 और 1 51। कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, √51 वाला। समझ में आई बात। अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो मतलब क्या निकालना है, वेक्टर एडिशन निकालना है, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है हमें, वही तो क्या होगा उसका रिजल्टेंट। बस उस रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, है ना, आसान आंसर है। आगे बढ़े, आगे देखो, बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q इज r, if q is doubled the new resultant is perpendicular to p then r equal to, दिमाग लगाइए इसमें, बढ़िया सवाल है ये। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर p एंड q इज r, तो r वेक्टर को सबसे पहले क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे, p वेक्टर प्लस q वेक्टर। अब कहते हैं q का मैग्नीट्यूड डबल कर रहे हैं, p को सेम रख रहे हैं और q का मैग्नीट्यूड क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट आता है नया, ये नया रिजल्टेंट मान लो कोई r डैश आ गया, क्या आ गया, ये r डैश जो है वो p के परपेंडिकुलर, किसके, यानी कि r डैश का p के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यही तो कह रहा, देखो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा वैसा इक्वेशन बनाना आना चाहिए हमें। अब देखो सॉल्व करके बताओ क्या आता है इससे। r डैश की जगह p प्लस 2q लिख दो, फिर डॉट प्रोडक्ट कराओ, उसे कुछ देखो मिलेगा आपको, हमें r की वैल्यू निकालनी है। हम्म, r की वैल्यू कैसे आएगी, r की वैल्यू यहां से आएगी, देखो r का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो r का मैग्नीट्यूड यहां से आएगा, r इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अच्छा 2pq cos थीटा है, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ p डॉट q लिख सकते हैं क्या, क्योंकि अंदर ये क्या है, pq cos थीटा है ना, तो उसको क्या लिख सकते हो, p डॉट q भी तो लिख सकते हो। यानी कि आपको अगर r की वैल्यू निकालनी है तो कहीं से आपको p डॉट q की वैल्यू पता चल जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखो ये कैसे मिलेगा, इसे निकालने के लिए इस r डैश की वैल्यू को यहां पे रख देते हैं, तो ये आ जाएगा p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर डॉट p वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से p को p के साथ डॉट प्रोडक्ट कराया तो कितना हो जाएगा, p स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 2pq, 2pq p डॉट q हो जाएगा ना, ये क्या वैल्यू आ रही है, 0 के बराबर, यानी कि यहां से ट्वाइस ऑफ p डॉट q कितना आ जाएगा, माइनस में p स्क्वायर के बराबर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, भाई ये समझे क्या। r डैश की वैल्यू क्या रखी मैंने, p प्लस 2q, इसका p का p के साथ डॉट प्रोडक्ट p स्क्वायर, 2q के साथ 2p डैश p डॉट q हो गया, तो ट्वाइस ऑफ p डॉट q की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का p स्क्वायर, वहां पे रख के देखो r की वैल्यू आ जाएगी, क्या आंसर आएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। जब आप ये वैल्यू रखोगे ट्वाइस ऑफ p डॉट q की वैल्यू, तो ये आ जाएगा रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, रूट ऑफ q स्क्वायर क्या जाएगा, q, यानी कि r की वैल्यू किसके बराबर है, q के। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट।
क्वेश्चन में जैसा दे रखा हो वैसे वैसा हम करते जाएं तो हमारा आंसर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बाद में आपको थोड़ा आपका दिमाग लगाना है, कुछ इंट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग लगानी है, मैथ्स कर रही है, आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? इस तरह से करते हैं ऐसे सवालों को। आगे बढ़े। बढ़िया सवाल है, इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक पे अच्छे से। वापस जब भी वेक्टर को कभी आप पढ़ो तो उसमें आपको ये सवाल रिवाइज करना ही करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट कोई a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो देन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b विल बी। ये तो कर ही लोगे, अभी किया था, फटाफट आंसर बता दो। रेशो बराबर था ना, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का रेशो 1 के बराबर था, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर था, तो एंगल कितना आया था? 90 डिग्री नहीं आया था क्या? तो क्या आंसर है इसका? π/2। सीधा ही है ना, रिपीट हुआ है बस। उसमें क्या था, उसमें आपको दे रखा था a प्लस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a माइनस, तो वो भी तो क्या ही बोल रहा था, ये बात ही तो बोल रहा था। अब ये क्या बोल रहा है कि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर, इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो तो a और b के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अच्छा पता है ये क्यों होता है? इसको आप डायग्राम से भी देख सकते हो। अगर मान लो ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है ना, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर क्या है? b। अगर ये दोनों 90 डिग्री पे है तो देखो इनका रिजल्टेंट जो होगा a प्लस बी तो यहाँ पे होगा, है ना, जो a प्लस बी है वो तो यहाँ पर होगा ना, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। लेकिन a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, तो b कहाँ आ जाएगा? माइनस बी कहाँ आएगा? नीचे आएगा, नहीं आएगा? ये मान लो आ गया, ये मान लो आ गया माइनस बी वेक्टर। तो जो a माइनस बी की वैल्यू वो यहाँ आएगी, आएगी नहीं आएगी? अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखो बराबर कब हो सकता है? जब एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तभी क्या होगा, जो रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, टू ए बी कॉस थीटा जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा? 0। 90 डिग्री के केस में इसका भी रिजल्टेंट कितना आएगा? रूट में ए स्क्वायर प्लस, और इसका भी रिजल्टेंट कितना आएगा? एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल वाला पार्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों केस में 0 हो जाएगा। तो दो वेक्टर का a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर कब होता है? जब a और b दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, तभी होता है ऐसा। समझ में आया? इसको डायग्राम से भी ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, 3 the magnitude of pairs of displacement vectors are given, which pair of displacement vector cannot be added to give a resultant vector of magnitude 13 सेंटीमीटर। मतलब आपको दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट्स के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, तो किन को ऐड करके 13 का मैग्नीट्यूड हमें मिल नहीं सकता? किन को ऐड या सब्ट्रैक्ट या कुछ भी करें, किन दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमें 13 बिल्कुल भी नहीं मिल सकते, कोई चांस नहीं मिलने का। हम्म, है सी? क्यों? क्यों? देखो दो वेक्टर अगर हैं, कोई भी दो वेक्टर जो है, मान लो a प्लस बी, ए और बी है मान लो वेक्टर, उनका मैक्सिमम कितना आ सकता है? ए और बी जो है उनका मैक्सिमम तो आ सकता है a प्लस बी, और मिनिमम क्या आ सकता है? ये तो इनका क्या आ सकता है? मैक्सिमम। और ये क्या आ सकता है? आई बात समझ में? यानी कि कोई भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है ना, a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड, ये किसके बीच में हो सकता है? अगर 0 डिग्री एंगल तो उनके बीच में a प्लस बी, और 180 डिग्री है तो a माइनस बी। यानी कि इस वेक्टर का रिजल्टेंट a माइनस बी से a प्लस बी के बीच में ही रहता है। यानी कि कोई भी दो वेक्टर है उनका रिजल्टेंट कहां से कहां रहता है? a माइनस बी से a प्लस बी के बीच में रहता है।
इससे कोई बाहर वाली वैल्यू ये दो वेक्टर नहीं दे सकते। अब तेरा वैल्यू वेक्टर कौन सा नहीं दे पाएगा? कौन सा? डी। देखो इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20। मिनिमम कितना हो सकता है? 12 हो सकता है ना, 16 में से आ गया। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20। तो ये 12 से 20 के बीच की सारी वैल्यूज दे सकता है, तो तेरा भी दे पाएगा ना। अब ये देखो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 27। मिनिमम कितना हो सकता है? 13 हो सकता है ना। तो 13 से 27 के बीच की सारी वैल्यू दे सकता है, तो ये भी दे सकता है। 15 और 1 मैक्सिमम कितना हो सकता है? मिनिमम कितना हो सकता है? ये तो तेरा दे ही नहीं पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दे पाएगा क्या? भाई इन दोनों को 180 डिग्री पे लगा लोगे तो भी कितना आएगा? 14 आएगा। तेरा तो जाने का चांस है नहीं। क्या बोला है? कैन नॉट बी, मतलब जो उनका रिजल्टेंट है वो कैन नॉट हो सकता है तेरा। तो कौन सा आंसर हो गया? और इसमें भी देख लो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 14। और मिनिमम कितना हो सकता है? तो 2 से 14 के बीच में वेरी करेगा। समझ में आया सवाल? बढ़िया सवाल है ना। ऐसे करना है। तो इसमें ये पॉइंट आप अपने नोट जो है ना कॉपी उसमें लिख लेना कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? ए प्लस बी हो सकता है, और मिनिमम क्या हो सकता है? ए माइनस बी हो सकता है। भाई रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्ट या तो ए प्लस बी, जब 0 डिग्री पे तो मैक्सिमम मिलता है और 180 डिग्री पे मिनिमम। बाकी के जितने भी एंगल हो गए उनकी वैल्यू इस और इसके बीच में ही लाई करेगी। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो √2 है। देखो ए कैप माइनस बी कैप, यानी कि ए और बी क्या यूनिट वेक्टर है ना। ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड √2 है, तो ए कैप प्लस √3 बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए कैप और बी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो हमारा ए कैप प्लस √3 बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? न्यूमेरिकल है ये, ट्राई करोगे? दिमाग लगाइए थोड़ा सा, थोड़ा सा ही लगाना, ज्यादा मत लगाना नहीं तो सिर दर्द होने लगेगा। आसान सवाल है, बस थोड़े से दिमाग के गियर घुमाने पड़ेंगे आपको। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी, दोनों ए और बी यूनिट वेक्टर है, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 1 है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। अब ए कैप और बी कैप, मान लो ए कैप एंड बी कैप के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। क्या है एंगल? लेट्स से कि एंगल दोनों के बीच में क्या है? थीटा। तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? √2 के। भाई मैंने क्या किया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी के मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा बराबर क्या होना चाहिए? √2 होना चाहिए पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो इससे हमारे पास देखो वैल्यू क्या आएगी? कॉस थीटा की आएगी। तो कितनी आएगी? रूट हटा दें तो ये आ जाएगा 2 - 2 कॉस थीटा बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 2 कॉस थीटा बराबर आया 0, यानी कि थीटा बराबर कितना आ रहा है? π/2 आ रहा है, नहीं आ रहा? तो थीटा आ गया π/2, है ना। बताओ थीटा की वैल्यू आई यहाँ पे π/2। अब इसका यूज क्या करेंगे? कहाँ यूज करेंगे इसका? उस इक्वेशन में ना करके देखो, सेम यही प्रोसेस वहां पे अप्लाई करके देखो। अब देखो इसमें जब रखेंगे तो √3 बी कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा? √3 के बराबर ही होगा ना, क्योंकि बी का तो क्या है? 1 है। समझ में आई बात? अब इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? ये जो है हमारी वैल्यू कौन? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस √3 बी कैप, ये किसके बराबर हो जाएगा? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी
कॉस थीटा कितना है दोनों के बीच में? भाई ए कैप और बी कैप के बीच में थीटा पाई बाई 2 है, तो ए कैप और रूट 3 बी कैप के बीच में भी कितना होगा? पाई बाई 2 ही तो होगा। तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 0। ये कितना आ जाएगा रूट में? 1+3, यानी कि रूट में 4, यानी कि आंसर आ जाएगा 2। तो 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया ये न्यूमेरिकल? ऐसे करते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो सवाल, ये भी न्यूमेरिकल। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज √2, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू यूनिट वेक्टर। है ना? क्या दे रखा है देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स ए कैप प्लस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दे रखा है? √2। तो पता क्या लगाना है? ए कैप माइनस बी कैप के पिछले सवाल जैसे ही सवाल है, ट्राई करोगे? ये हो जाना चाहिए। मान लो ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल थीटा है, तो पहली इक्वेशन से थीटा आ जाएगा, उसका यूज दूसरी इक्वेशन में करोगे, आंसर आ जाएगा। ट्राई करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √2 ही आ जाएगा इसका आंसर। आ गया? सभी के यार हो गए ये तो? ठीक है, पिछले सवाल जैसा ही है। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग ए माइनस बी। कुछ नहीं करना, ए माइनस बी निकालो और उसका यूनिट वेक्टर निकालो बस। समझ गए? ए माइनस बी कैसे निकालोगे? रेजोल्यूशन फॉर्म में कैसे करते हैं? डायरेक्ट आई को आई के जे के साथ के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर यूनिट वेक्टर निकालना है ए माइनस बी का, तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। आसान सवाल, करिए। है क्या? पानी आंसर है? पानी पी के आएगा, ये आंसर है? आ गया? निकालो निकालो, सभी निकालो। जा जा। देखो ये वाला सवाल, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए माइनस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर पता लगाना है। तो पहले तो ए माइनस बी पता लगा लो, वेक्टर ए माइनस बी। तो 3 में से 2 गया, 1, 2 में से 3 गया, माइनस जे, फिर और कुछ बचाएगा? के बचा नहीं, तो के यहाँ पे तो के 0 है, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो के क्या आ जाएगा? प्लस का के बचाएगा। तो ये किसकी वैल्यू होगी? ए माइनस बी वेक्टर की। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट में 1² प्लस 1² प्लस 1², तो कितना हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल, ये कर लिया, ये तो ये नहीं हुआ। देखो ये सवाल ट्राई तो किया होगा। अब देखो ये सवाल क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए जीरो रिजल्टेंट। जीरो रिजल्टेंट बनाना है तो मिनिमम कितने, मैक्सिमम तो कितने ही हो सकते हैं? मिनिमम क्या एक वेक्टर है खाली, क्या इसके जीरो हो सकता है ना? इक्वल वेक्टर टू प्रोड्यूस मतलब एक वेक्टर खाली, या तो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जीरो तो कोई वेक्टर होता ही नहीं, अनडिफाइंड होता है, अनडिटरमाइंड होता है। 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन का कोई एक वेक्टर रहेगा, तो उसको जीरो अपन मैग्नीट्यूड में ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। अब 10 न्यूटन को जीरो ले जाने के लिए अगर कोई दूसरा भी 10 न्यूटन का आ जाए तो जीरो हो सकता है। तो 2 से हो सकते हैं ना, 3 से भी, 10 के 3 भी जीरो हो सकते हैं, देखा हमने। मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं? 2। तो 2 आंसर हो गया बस। समझ आई बात? नेक्स्ट, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन बी एडेड टू जीरो? देखो डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो, ये किया, और कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब क्या? एक ही प्लेन में, मान लो ये एक प्लेन ले लिया,
इस प्लेन के अंदर हो, ठीक है, तो कितने मिनिमम वेक्टर जो है कोप्लेनर वेक्टर, और सबका मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, तो कितने नंबर ऑफ चाहिए। अब देखो एक 10 न्यूटन का है, दूसरा मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या आएगा फिर, कोई 12 न्यूटन का या 13 न्यूटन का, ऐसा कुछ होएगा, होएगा ना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी आएगा कितना आ सकता है, 2 से 22 के बीच में आ सकता है। तो 2 से 22 के बीच में कोई तीसरा वेक्टर होना चाहिए, तभी क्या होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट को वो कैंसिल आउट करेगा। तो कोई तीसरा वेक्टर और चाहिए होगा, मान लो कोई 15 न्यूटन या ऐसा कुछ चाहिए होगा, जो इन दोनों के रिजल्टेंट को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो अब डिफरेंट मैग्नीट्यूड के अगर दो वेक्टर लें तो क्या उनको जीरो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो मिनिमम 2 वाला तो आंसर इस केस में नहीं होगा। लेकिन तीनों अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हो तो मिनिमम कितने होंगे इस बार, 3 तो चाहिए ना कम से कम। भाई 10 और 12 के मैग्नीट्यूड को कोई 15 वाला या 16 वाला क्या करे, कैंसिल आउट कराए, तब जाके क्या होंगे, वो जीरो होंगे। तो एक प्लेन के अंदर मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए, 3 वेक्टर्स हमें चाहिए ही चाहिए, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। तो 3 यहां पे क्या चाहिए, चाहिए। 4 तो ज्यादा हो जाएंगे, मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। 2 तो इस बार हो नहीं सकते ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट। पीछे वाले सवाल में 2 क्यों पॉसिबल था, क्योंकि 10 में से 10 गया, 5 में से 5 चला गया, तो जीरो हो सकता है। तो मिनिमम उस केस में इक्वल मैग्नीट्यूड वाले में तो मिनिमम कितने चाहिए, 2 रिजल्टेंट जीरो करने के लिए। लेकिन अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड है और उन दोनों का रिजल्टेंट जीरो करना है तो मिनिमम कितने चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये मिनिमम द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इनटू विच ए वेक्टर कैन बी स्प्लिट। एक वेक्टर को कितने कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, इनफाइनाइट कर सकते हैं ना। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास मैंने बहुत सारे ऐसे वेक्टर का सवाल बताया था ना, कि 3 है, 4 है, 5 है, 5 वेक्टर्स का कोई रिजल्टेंट निकालना है तो निकाल सकते थे ना। यानी इस रिजल्टेंट को इस वापस 5 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। और बहुत सारे, अगर मान लो 10 कोई फोर्स लग रहे हैं, 10 का एक रिजल्टेंट आ सकता है, तो इस रिजल्टेंट को वापस 10 में भी तो तोड़ सकते हैं ना, है ना। जो 2 वाला था ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो कौन सा है, केवल कार्टिजियन कोऑर्डिनेट में कंपोनेंट, इनको राइट एंगल कंपोनेंट बोला जाता है, कि 90 डिग्री पे अगर उनको कंपोनेंट करना, वो 2 हो सकते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबल है, क्योंकि इनफाइनाइट फोर्सेस मिलके एक रिजल्टेंट दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। तो एक रिजल्टेंट के इनफाइनाइट कंपोनेंट भी हो सकते हैं। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से हो गए, वो वाले, एक्स वाला और वाई वाला, तो वो कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। समझ में आया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो 90 डिग्री पे अपन कर रहे थे ना, थीटा की डायरेक्शन, थीटा का अपोजिट डायरेक्शन, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। फिर व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इनटू व्हिच ए वेक्टर कैन बी स्प्लिट इन स्पेस। स्पेस में, अब देखो स्पेस में जब आएगा तो स्पेस में कोऑर्डिनेट कितने आ जाते हैं, 3D स्पेस में कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 होते हैं ना। तो अपन को यहां पर कोई भी हमारा जो वेक्टर होगा उसका एक्स एक्सिस की तरफ अलग होगा, वाई एक्सिस की तरफ अलग होगा और जेड एक्सिस की तरफ अलग होगा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्पेस में कितने हो जाएंगे, 3। ये कौन सा है, ओवन प्लेन, एक प्लेन में बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, 2D की। देखो लैंग्वेज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। लेकिन स्पेस की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, 3D की। 3D में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। समझ में आई बात। फिर द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस 10 और 6 कैन बी। 10 और 6 का वेक्टर सम क्या क्या हो सकता है। अच्छा 10 और 6 का जब रिजल्टेंट देखेंगे तो मिनिमम कितना हो सकता है, 4, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 16। तो 4 और 6 के बीच की कोई भी वैल्यू वो हो सकती है। 2 नहीं हो सकती, 8 हो सकती है, 18 नहीं हो सकती, 20 नहीं हो सकती। तो कौन सा हो गया, समझ में आया ना भाई। 10 और 6 का मिनिमम कितना हो सकता है, 4, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 16। तो 4 और 16 के बीच का कोई भी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो 8 न्यूटन वाला सही होगा या नहीं होगा, बताओ। ठीक है, ये हो गया था क्या, इसमें डाउट था। हाँ तो वेक्टर सम का मतलब क्या होता है,
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसा नहीं है डायरेक्ट एडिशन। वेक्टर सम अलग चीज है, उसमें एंगल का रोल रह जाता है। एंगल 0 है तो डायरेक्ट एडिशन, एंगल 180 डिग्री है तो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, एंगल 90 डिग्री है तो रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, वो सब वेक्टर एडिशन बोल रहा है। वेक्टर सम जो है वो डायरेक्ट सम नहीं है। डायरेक्ट सम कब होता है? खाली 0 डिग्री के लिए होता है। समझ आई बात? आगे, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस 10 और 6 कैन नॉट बी, तो ये भी क्या हो गया, 4 और 6 के बीच में रहेगा, तो क्या नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो ए और डी में से कोई ऑप्शन देख लो भाई। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो गया। कैन नॉट बी, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता ना, और ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन देख लेंगे। समझ में आया या नहीं भाई? 10 और 6 का मिनिमम तो 4 हो सकता है, मैक्सिमम 16, तो 4 और 6 के बीच की कोई भी वैल्यू इनका रिजल्टेंट हो सकती है। 2 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 8 और 12 हो सकती है। समझ में आई बात? फिर ए वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एंड बी मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। The magnitude of these two vectors are 3 and 4 unit respectively. The magnitude of resultant देख vector is, ये हुआ या नहीं हुआ? हो गया? नहीं हुआ? देखो ये x एक्सिस लिया, ये y एक्सिस लिया। अब ये क्या कह रहा है कि वेक्टर जो a है, मान लीजिए ये वेक्टर a लें, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। ये वेक्टर a है और ये क्या है, वेक्टर b है। तो वेक्टर a कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ 30 डिग्री, और वेक्टर b कितना एंगल बना रहा है 120 डिग्री। तो बताओ इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? 120 में से 30 गया कितना? क्या 90 डिग्री एंगल नहीं होएगा? होगा ना। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना। तो डायग्राम मैंने वैसा बनाया, तो इसको अगर थोड़ा ऐसा बनाना हो, जैसे ये बी वेक्टर जो है ना, इसको 120 डिग्री बना देते हैं। मान लो ये बी वेक्टर जो है, इसको क्या लेना पड़ेगा, पूरा रोटेट करना पड़ेगा 120 डिग्री पे, ऐसे। ठीक है, ये 120 डिग्री है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? ए और बी के बीच में 90 डिग्री। ये वेक्टर बी हो गया। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 3, और बी का 4। हमें इनका रिजल्टेंट का पूछा है, तो दो वेक्टर जो है अगर 90 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट कितना आ जाता है? रूट में ए स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? 5 यूनिट आ जाएगा। कौन सा आंसर? सी। आसान नहीं है? कंफ्यूजन था क्या इसमें कोई? आपको क्या दे रखा है कि एक्स एक्सिस के साथ ये तो 30 बनाता है और ये 120 बनाता है, दोनों के बीच में कितना हो गया? 90। दोनों का मैग्नीट्यूड कितने दे रखे हैं? 3 और 4। तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना आ गया? 5 आंसर आया नहीं आया? बताओ। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े। नेक्स्ट, मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज 26 एंड मिनिमम इज 16। यानी कि उसको, दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं तब तो कितना आ रहा है? 26, और दो वेक्टर को जब सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ रहा है? 16। तो हर एक का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये हुआ या नहीं हुआ? मैक्सिमम तो है 26 और मिनिमम कितना है? 16। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये पहली इक्वेशन हो गई और ये दूसरी। हमें क्या निकालना है? उनके ईच वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2a बराबर कितना आ जाएगा? 42। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 21। a 21 है तो b कितना आ जाएगा? 21 में से 16 गया, कितना आ जाएगा? 21 में से 16 गया, 5 आएगा क्या? तो क्या आंसर आ जाएगा? 21 एंड 5 आ जाएगा, ए आंसर। बताओ, सिंपल सा सवाल है। दो वेक्टर है, उनके रिजल्टेंट का मैक्सिमम तो है 26 और मिनिमम कितना है? 16। तो आपको क्या दे रखा है? उनका a प्लस बी का वैल्यू तो 26 दे रखा है और a माइनस बी का वैल्यू 16 दे रखा है। ओके,
बताओ। ठीक है, आ गया ना 21 और 5। नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मेक्स, ये सवाल किया है नहीं किया, ये करना है। चलो इसको ट्राई करो। यहां तक पहुंचे थे क्या? यहां पहुंच गए? अब चलो ये ट्राई करो। ये कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स मेक 30 एंड 60 डिग्री विद देम एंड हैज मैग्नीट्यूड 40। अब रिजल्टेंट की वैल्यू दे रखी है और वो दो वेक्टर्स के साथ कितना बना रहा है, 30 और 60। तो आपको पता क्या लगाना है कि जो दो वेक्टर्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, उनके मैग्नीट्यूड क्या है। बहुत आसान सवाल है। जो रिजल्टेंट है वो तो कितना दे रखा है, 40, और ये वेक्टर्स हमें पता लगाना है। एक के साथ तो ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, 40 यूनिट वाला, और दूसरे के साथ कितना बना रहा है, 60। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। यानी कि हमें क्या निकालना है, रेक्टिलिनियर कम रेक्टेंगुलर वो निकालना है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही तो निकालना है। ये कितना है, 60 डिग्री है या नहीं। हमें क्या पता लगाना है, ये निकालना है। ये एक्स कंपोनेंट हो गया मान लो, और ये वाई कंपोनेंट हो गया, ए एक्स और ए वाई। या फिर ए, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। हमें ए और बी की वैल्यू पता लगानी है, ए एंड बी की वैल्यू पता लगानी है। तो ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ, ए कैसे आएगा, 40 कॉस 30 से आएगा भाई, इसका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। और बी कैसे आएगा, 40 साइन 30 से आएगा, नहीं आएगा बताओ। ए तो कैसे आएगा, थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट, थीटा कितना ले लिया, 30 डिग्री। और बी कैसे आएगा, थीटा के अपोजिट वाला साइन कंपोनेंट, तो 40 साइन 30। तो ए की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 40√3/2, तो कितना हो जाएगा, 20√3। और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा, 20। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर, सी ऑप्शन। आया समझ में? आसान सवाल है ना? इस तरह से करते हैं। लगभग इतने इतने और सवाल हैं अपने पास, तो इनको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ जो है अपने वीडियो के नीचे वाला जो लिंक होगा उसमें अपलोडेड रहेगा। देखते हो आप ना, जो लेक्चर होता है यूट्यूब पे, उसके नीचे ड्राइव का, गूगल ड्राइव का लिंक होता है, उस लेक्चर के नोट्स होते हैं उसमें, तो उस पर अपलोडेड रहेगा। यहाँ तक अपन ने कर लिए 35 तक, टोटल 67 तक है। तो इतने इतने लगभग सवाल और हैं, 30-35 एक सवाल और हैं, ये भी आप कर लेना। अपन इनको नेक्स्ट कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।